पैरामाउंट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र मेहला आज आपके लिए भारत सामान्य ज्ञान में एक विशेष जो चीज है वो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। भारत सामान्य ज्ञान में आज हम अध्ययन करेंगे राज्य दर्शन सामान्य ज्ञान। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको राज्य दर्शन जो सामान्य ज्ञान है उसके मैं फायदे आपको बता दूं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों हमारे लिए यह वरदान साबित होता है। देखो, राज्य जो इंडिया जीके से संबंधित, चाहे अपने राजस्थान की एग्जाम हो, राजस्थान के एग्जाम में भी इंडिया जीके की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी के टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हम राज्य वाइज उनको डिवाइड कर ले या अलग अलग हिसाब से उनको राज्य दर्शन के हिसाब से पढ़ ले, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो चीजें हम एक तो भूलेंगे नहीं, वो चीज एक तो हमें भूलेंगे नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने एग्जाम हॉल में यही आती है कि पढ़ी हुई चीजें, क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं अपने राज्य दर्शन सामान्य ज्ञान में। आज का अपना राज्य आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। आज का अपना राज्य होगा उड़ीसा राज्य। अब देखो, राज्य दर्शन मैं सबसे पहले आपको यहां बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे बेटा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि जैसे सीधा क्वेश्चन आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में। अब देखो, ये हर राज्य में हर कोई ना कोई मंदिर अपनी विशेष बनावट के लिए या अपनी विशेष सांस्कृतिक महत्वता के लिए वो जाना जाता है। तो आज हम उड़ीसा जो राज्य के विशेष जो चीजें हैं उनके बारे में विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में वरदान साबित होगा। देखो, सबसे पहले ये चीजें हमें पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जो नॉलेज है वो जरूरी। देखो, भारत में आज के दिन 28 राज्य हैं। भारत में आज के दिन कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और उन 28 राज्यों में से 9 राज्य समुद्र के तट पर है। मानिए 28 राज्यों में से 9 राज्य क्या हैं? समुद्र के तट पर हैं। और भारत के जो समुद्र तट लगता है ना, भारत के जो समुद्र तट लगता है उसमें एक तो है भारत का पूर्वी तट और एक है भारत का पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट में तो है अरब सागर और पूर्वी तट में है बंगाल की खाड़ी और नीचे है भारत के हिंद महासागर। नीचे क्या है? भारत के हिंद महासागर है। तो ये जो भारत के वर्तमान 28 राज्य हैं उनमें से 9 राज्य क्या हैं? समुद्र के तट पर है। 9 राज्य में से 4 राज्य तो पूर्वी तट पर हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी पर हैं, और 5 राज्य हैं पश्चिमी तट अर्थात अरब सागर के तट पर हैं। तो आज का अपना जो उड़ीसा राज्य है वो कौन से राज्यों में शामिल है? वो उन 9 राज्यों में शामिल है जो भारत के समुद्री तट पर हैं। और अब समुद्र तट पर मैंने बताया कि पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4। और पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5। और आज का अपना जो उड़ीसा राज्य है वो कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट का नाम है बंगाल की खाड़ी। पूर्वी तट का क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। तो आज का अपना जो राज्य दर्शन सामान्य ज्ञान है उसमें जो उड़ीसा राज्य है वो एक तटीय राज्य है या समुद्र तटीय राज्य है। और उड़ीसा राज्य किस खाड़ी के समुद्र तट पर है या किस सागर पर है? ये बंगाल की खाड़ी का एक तटीय राज्य है। और बंगाल की खाड़ी पर भारत के कितने राज्य हैं? बंगाल की खाड़ी पर भारत के 4 राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन 4 राज्यों में से या इन 4 तटीय राज्यों में से आज का अपना राज्य होगा उड़ीसा राज्य। अब देखो, उड़ीसा राज्य में सबसे पहले हम उड़ीसा राज्य में देखते हैं कि उड़ीसा राज्य के उपनाम क्या क्या हैं, कि उड़ीसा राज्य के उपनाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उड़ीसा राज्य के उपनाम। और मैं आपको उड़ीसा राज्य के उपनाम में बता, उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम है कलिंग। उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। और कलिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक युद्ध का नाम आता है। भारत का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध कौन से राज्य में लड़ा गया? उड़ीसा में। अर्थात जब कलिंग का युद्ध हुआ उस समय उड़ीसा राज्य का नाम क्या था? कलिंग। और ये कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब? 261 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के राजा
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र पोते अशोक ने लड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र नहीं है, पोते अशोक मौर्य के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। अगला इसका उपनाम है उत्कल। तो देखो उड़ीसा राज्य का एक उपनाम क्या है, उत्कल। और बेटा यहां ध्यान देना, उड़ीसा राज्य को भारत के राष्ट्रगान में भी उत्कल नाम से संबोधित किया गया। देखो भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित भारत के राष्ट्रगान जनगण मन में उड़ीसा राज्य को किस नाम से संबोधित किया गया है, उत्कल के नाम से संबोधित किया गया। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो अपने भारत के राष्ट्रगान में नाम आते हैं गुजरात, सिंध, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो इसमें बंगा के नाम से बंगाल, उत्कल के नाम से उड़ीसा, गुजरात के नाम से गुजरात, सिंध के नाम से राजस्थान और वर्तमान पाकिस्तान का सिंध प्रांत, मराठा के नाम से महाराष्ट्र को संबोधित किया गया है, विंध्य के नाम से मध्य भारत को अर्थात मध्य प्रदेश को संबोधित किया गया है। वैसे ही उड़ीसा राज्य का राष्ट्रगान में क्या नाम मिलता है, उत्कल। और आज उड़ीसा राज्य के समुद्र तट का क्या नाम है, उत्कल है। मानी उड़ीसा राज्य के लगने वाले समुद्र तट का भी नाम क्या है, उत्कल है। और उड़ीसा राज्य को राष्ट्रगान में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या नाम दिया है, उत्कल नाम दिया है। अगला है भगवान जगन्नाथ की भूमि। अगला क्या है, भगवान जगन्नाथ की भूमि। मानी जगन्नाथ कहते हैं भगवान कृष्ण को, अर्थात उड़ीसा राज्य को ही भगवान जगन्नाथ की भूमि और इसी उड़ीसा राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा राज्य का उपनाम या प्राचीन नाम नहीं है। तो उड़ीसा राज्य का प्रथम नाम कलिंग है, भगवान जगन्नाथ की भूमि है, समुद्र तट का और राष्ट्रगान में नाम उत्कल है, और इसे उत्तर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के 9 समुद्र तटीय राज्यों में से एक राज्य है। अब देखो हमें आगे देखना कि उड़ीसा राज्य का आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन के तहत उड़ीसा राज्य का गठन किया गया 26 जनवरी 1950 को। ध्यान देना बेटा, 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ही भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और उसी तारीख को उड़ीसा राज्य को दर्जा राज्य का दिया गया या उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को गठित उड़ीसा राज्य की राजधानी कौन सी है, भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। मानी उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा राज्य का विधानमंडल कैसा है, एक सदनीय विधानमंडल है। बेटा यहां ध्यान देना, प्रत्येक राज्य के पास अपना अपना विधानमंडल होता है, और विधानमंडल 2 प्रकार का होता है, एक तो एक सदनीय विधानमंडल और एक होता है द्विसदनीय विधानमंडल। एक क्या होता है, द्विसदनीय विधानमंडल होता है। और भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। एक सदनीय विधानमंडल का मतलब होता है जिसमें केवल क्या होती है, जिसमें केवल विधानसभा होती है। यदि जिस विधानमंडल में या जिस राज्य में विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो, उसके विधानमंडल को तो कहेंगे द्विसदनीय। और जिस राज्य का विधानमंडल में केवल क्या हो, विधानसभा हो, और उससे कहेंगे एक सदनीय। और भारत के अधिकांश राज्यों का विधानमंडल क्या है, एक सदनीय विधानमंडल है। उड़ीसा राज्य का क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है, तथा इसमें विधानसभा की सीटें 147 है, लोकसभा की सीटें 20 और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। और इसकी राजकीय जो भाषा है या उड़ीसा राज्य की जो राजभाषा है वो उड़िया है। ठीक है, तो बेटा यहां पर ध्यान देना है कि किसी भी राज्य में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। ध्यान देना बेटा कि सीटों का निर्धारण किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है। विधानसभा की सीट हो, चाहे राज्यसभा की सीट हो और चाहे लोकसभा की सीट हो, क्षेत्रफल के आधार पर सीटों का आवंटन नहीं होता है। तो विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 147, लोकसभा की सीटें 20
और राज्यसभा की सीटें 10 हैं। जैसे राजस्थान में भी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 है राजस्थान में, परंतु लोकसभा की 25 सीटें हैं। अब यहां देखना है कि इस उड़ीसा राज्य का राज्य जो पशु है वो सांबर हिरण है, और राज्य वृक्ष है इसका पीपल, और राज्य पक्षी है नीलकंठ। राज्य पक्षी क्या है? नीलकंठ इसका राज्य पक्षी है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीलकंठ किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो नीलकंठ उड़ीसा राज्य का राज्य पक्षी है। और पीपल, पीपल भारत के उड़ीसा का ही नहीं कई राज्यों का राजकीय वृक्ष है। जैसे राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। तो बेटा पीपल को अश्वत्थ भी कहा जाता है, और पीपल को अश्वत्थ कहते हैं बौद्ध धर्म में। पीपल को अश्वत्थ किस धर्म में कहा जाता है? बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता है। धर्म के अनुसार या हमारी परंपरा के अनुसार पीपल क्या है? पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, परंतु विज्ञान के नियमों के अनुसार यह सही नहीं है। तो यह तो हुआ बेटा अपने उड़ीसा राज्य का सामान्य परिचय, जिसमें राजधानी भुवनेश्वर है और प्राचीन नाम कलिंग, उत्कल और भगवान जगन्नाथ की भूमि है। राज्य वृक्ष पीपल अर्थात अश्वत्थ का है। अब हम आगे इसमें देखते हैं उड़ीसा राज्य में। देखो ये आपके सामने उड़ीसा राज्य का मैप है, और उड़ीसा राज्य के मैप में आपको ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको आगे इनकी पूरी डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो उड़ीसा राज्य का सामान्य परिचय, हम इतिहास से चलते हैं कि उड़ीसा राज्य या उड़िया जो ये शब्द है उड़ीसा, देखो इसका पहले नाम ध्यान देना बेटा, इस राज्य का उड़ीसा राज्य का आज नाम है ओडिशा। आज नाम क्या है? ओडिशा इसका नाम है। पहले इसका नाम था उड़ीसा, इस राज्य का नाम था। तो ओडिशा नामक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है? ओड शब्द से हुई है। और इस ओड जो शब्द है और उड़ीसा जो राज्य है इसका नाम चेंज किया गया 4 नवंबर 2011 को। मानी पहले इस राज्य का नाम क्या था? उड़ीसा। तो क्वेश्चन बन सकता है किस वर्ष उड़ीसा राज्य का नाम चेंज करके किया गया? ओडिशा नाम किया गया। यहां मैं आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे दूं, किसी भी राज्य का या उसकी राजधानी का नाम चेंज करने का अधिकार संसद के पास है। अब देखो ये संबंधित काम है राज्य का, परंतु ये संसद क्यों करती है? क्यों? क्योंकि बेटा यहां ध्यान देना कि भारत के राज्यों और भारत के संघ राज्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में मिलता है। भारत के राज्यों और संघ राज्यों और उनकी राजधानियों का नाम भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में और पहले ही भाग में मिलता है। और आपको पता होगा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। तो बेटा ध्यान देना, यदि किसी भी राज्य का, संघ राज्य का या उसकी राजधानी का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान के पहले भाग में संशोधन करवाना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद के अधिवेशन के द्वारा और संशोधन के द्वारा 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? ओडिशा। और ओडिशा राज्य में कौन सा राजवंश था? ओड राजवंश की स्थापना या ओड राज्य की स्थापना किस वंश ने? भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी। तो यहां देखो मगध का पहला वंश मौर्य वंश है। वैसे ही ओडिशा में का प्राचीन नाम कौन सा राज्य था? ओड राज्य था। और ओड राज्य में अर्थात उड़ीसा राज्य में पहला कौन सा वंश स्थापित हुआ? भागीरथ वंश। और भागीरथ वंश का प्रतापी राजा कौन था? ओड। तो पहला उड़ीसा का पहला वंश कौन सा है? और भागीरथ वंश। और भागीरथ वंश की स्थापना किसने की? राजा ओड ने की थी। ये इसके इतिहास है। अब देखो इसमें हम आगे देखते हैं। देखो आगे उड़ीसा बौद्ध काल में, देखो पहले उड़ीसा में अभी पढ़ के आए हम, आगे है देखो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में
कौन से काल में? महात्मा बुद्ध के काल में, अर्थात महाजनपद काल में। उड़ीसा राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर को या बहुत बड़े भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? कलिंग के नाम से। तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में उड़ीसा राज्य का एक उपनाम या प्राचीन नाम क्या है? कलिंग नाम है। और कलिंग का राज कहां था, या कलिंग वंश का राज कहां था? उड़ीसा पर था। और उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। और 261 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का राजा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और इससे कौन से साम्राज्य में मिला लिया? मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। मानी 261 ईसा पूर्व में जो ये कलिंग का भाग है या उड़ीसा का भाग है, ये किसके अधीन आ गया? मगध साम्राज्य के अधीन आ गया, अर्थात मौर्यों के दिन आ गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 261 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटित हुई? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग का युद्ध लड़ा गया उड़ीसा राज्य में, और कलिंग का युद्ध जीता मौर्य वंश के राजा अशोक ने। अब आगे है चेदी वंश, और सातवाहन वंश के राजाओं ने भी उड़ीसा पर राज किया था। चेदी वंश का भी राज रहा था कालांतर में आगे चलकर इस पर, और इसी पर बाद में सातवाहन वंश का राज रहा। और फिर भारत में 1526 में पानीपत के पहले युद्ध से स्थापना होती है मुगल वंश की, और मुगल वंश का प्रतापी राजा माना जाता है अकबर। मुगल वंश का प्रतापी राजा कौन था? अकबर। और मुगल वंश का साम्राज्यवादी राजा या बादशाह माना जाता है अकबर ने। और अकबर ने उड़ीसा अर्थात उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का में मिलाया और इससे मुगल साम्राज्य का एक सूबा बनाया, और इसकी राजधानी किसको रखी? कटक को रखी। तो बेटा यहां ये चीज हमें थोड़ी ध्यान देनी है कि मुगल काल में राज्यों को सूबा कहा जाता था। देखो राजस्थान पर भी मुगलों का या अकबर का अधिकार हुआ था। 1570 में अकबर ने नागौर का दरबार लगाया और उसने राजस्थान सूबे को भी या राजस्थान राज्य को भी या राजपुताना राज्य को भी मुगल साम्राज्य के अधीन लेकर आया था। तो उसी प्रकार यहां ध्यान देना, मुगल काल में राज्य को क्या कहते थे? सूबा। और मुगल काल में राज्य के मुखिया को क्या कहते थे? सूबेदार कहते थे। जैसे आज राज्य के मुखिया को राज्यपाल कहते हैं। ठीक, तो मुगल काल में या अकबर के शासन काल में राज्यों को या प्रांतों को सूबा कहा जाता था और प्रांतों के मुखिया को क्या कहते थे? सूबेदार। और यहां क्वेश्चन बन सकता है उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? तो उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक था अकबर। और अकबर ने इसकी उड़ीसा की राजधानी किसको रखी? कटक को। और आज ध्यान देना, आज उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा की मुगल काल में राजधानी थी कटक। मैं आपको आगे कलिंग में भी बताऊंगा कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग अर्थात उड़ीसा की राजधानी थी धौली या तोसी थी। तो उड़ीसा की कई राजधानियां होती रही है। जब इसका नाम कलिंग था, कलिंग नाम था, तब इसकी राजधानी थी धौली या तोसी। और मुगल काल में इसका नाम था उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी रखी गई कटक, और मुगलों का यह बना सूबा। अब और मुगलों के बाद में या 1857 की क्रांति के बाद में हम ब्रिटिश साम्राज्य के या ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते हैं, और ब्रिटिश सरकार ने इसे 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया था। देखो ये चीज समझनी है क्या है, आपको मैं यहां बता दूं कि पहले तो ये क्या था? मुगलों के दिन, और मुगलों का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, जिसको गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने भेज दिया था रंगून। और उसके बाद भारत पर अधिकार हो गया था ब्रिटिश सरकार का या अंग्रेजी हुकूमत का। और उसमें ब्रिटिश काल में ये जो उड़ीसा राज्य है ये कौन सी प्रेसिडेंसी के अधीन आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आता था। और 1 अप्रैल 1936 को वो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल से उड़ीसा को अलग करके और इसे एक स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया गया था। और 26 जनवरी आजादी के बाद 26 जनवरी को उड़ीसा राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो ये तो था बेटा इसका सामान्य जीव परिचय कौन से राज्य का? उड़ीसा राज्य का। और जिसमें सामान्य परिचय में मैं आपको एक बार पुनः फिर बता देता हूं। देखो उड़ीसा राज्य का सामान्य परिचय में सबसे पहले देखते हैं कि उड़ीसा नाम की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ओड्र शब्द से
मानी जाती है और उड़ीसा राज्य को ओडिशा नाम दिया गया 4 नवंबर 2011 को। और उड़ीसा राज्य का गठन हुआ है या वर्तमान स्वरूप में आया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद में ओड्र राज्य की स्थापना बागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी, अर्थात उड़ीसा पर बागीरथ वंश के राजाओं का राज भी रहा था। ठीक है, और बौद्ध काल में उड़ीसा राज्य के बौद्ध काल को यहां बोल सकते हैं महाजनपद काल में उड़ीसा राज्य के एक बहुत बड़े भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? कलिंग। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? मगध वंश के या मगध के मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने, जिसे महान के नाम से जाना जाता है, और कलिंग को अर्थात उड़ीसा को जीतकर इससे मिलाया था मगध साम्राज्य में। और इस पर चेदी और सातवाहन मौर्यों के अलावा देखो, एक तो बागीरथ वंश हुआ और बागीरथ वंश के अलावा मौर्य वंश के अलावा चेदी और सातवाहन वंश के राजाओं का राज भी रहा था। कहां पर? उड़ीसा पर। और मुगल काल में राज्यों या प्रांतों को क्या कहते थे? सूबा। और मुगल काल में अकबर ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त किए, इससे मुगलों का एक सूबा बनाया और इसकी राजधानी क्या रखी? कटक रखी। कटक का हम आगे विवरण या डिटेल से इसका अध्ययन करेंगे। और अब है ब्रिटिश सरकार ने 1 अप्रैल 1936 को बंगाल प्रेसिडेंसी से उड़ीसा को अलग किया गया और आजादी के बाद 26 नवंबर 1950 को उड़ीसा राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो उड़ीसा राज्य अपना राज्य दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी को मनाता है। जैसे राजस्थान अपना राजस्थान दिवस या राज्य जो मनाता है वो 30 मार्च को मनाता है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अभी जो शुरू में मैंने चीजें बताई वही कि भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं? 9 राज्यों में से आज का अपना राज्य है उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य भारत का एक पूर्वी तटीय राज्य है। उड़ीसा राज्य क्या है? भारत का एक पूर्वी तटीय राज्य है। और पूर्वी तट पर कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी है। पूर्वी तट पर कौन सा राज्य है? बंगाल की खाड़ी। और यहां उड़ीसा के हम देखना है, उड़ीसा राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड। उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? बंगाल। दक्षिण में आंध्र प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तथा इसके पूर्व में क्या लगती है? बंगाल की खाड़ी। तो हमें ये कई बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ले जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा की सीमा पर स्थित नहीं है? तो झारखंड 1, बंगाल 2, आंध्र प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, मानी 4 राज्यों की सीमा लगती है उड़ीसा से, जिसमें उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड। उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य उत्तर पूर्व में। और पश्चिम में कौन सा राज्य है? बंगाल। दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में है छत्तीसगढ़ राज्य। तथा पूर्व में क्या लगती है? बंगाल की खाड़ी। और इसके बंगाल की खाड़ी के लगने वाले तट का नाम क्या है? उत्कल तट। मानी उड़ीसा राज्य के लगने वाले समुद्र तट का क्या नाम है? उत्कल तट है। अब देखो, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और वर्तमान 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। वैसे क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। मानी क्षेत्रफल में यह भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है? 11वां। तो बेटा, जनसंख्या में पहला स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश राज्य की है। और आज का राज्य अपना उड़ीसा है। और उड़ीसा का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में? 11वां स्थान है। और क्षेत्रफल में इसका कौन सा स्थान है? 9वां। और उड़ीसा राज्य के सपाट जो समुद्र तट है उसका नाम क्या है? उत्कल। और उड़ीसा राज्य के लगने वाले समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। मानी उड़ीसा राज्य के लगने वाले समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 480। और उड़ीसा राज्य के लगने वाले समुद्र तट का नाम क्या है? उत्कल तट है। ठीक है, अगली है महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी। उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है महानदी। तो महानदी, ब्राह्मणी और बैतरणी क्या है?
उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियां मानी जाती है। तो बेटा उड़ीसा राज्य का भारत के कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर। और पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, जिसमें से आज अपन कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं? उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य कौन से समुद्र पर है? बंगाल की खाड़ी पर। और उड़ीसा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? झारखंड 1, बंगाल 2, आंध्र प्रदेश 3 और छत्तीसगढ़ 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 9वां और जनसंख्या में 11वां। और उड़ीसा राज्य के लगने वाले सपाट तट रेखा की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। अब देखो हम उड़ीसा राज्य में आगे देखते हैं कौन कौन सी ऐतिहासिक उड़ीसा राज्य के प्रमुख स्थल हैं। तो देखो उड़ीसा राज्य के, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ उड़ीसा राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल है। अब बेटा कई बार तो क्वेश्चन इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं, भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, चांदीपुर, चिल्का, तालचर, हीराकुंड, रानीपुर झरिया, कोणार्क, जगन्नाथपुरी, राउरकेला, कंधमाल आदि उड़ीसा राज्य के प्रमुख स्थल हैं। तो देखो इनके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कई बार देखो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चिल्का कहां स्थित है? तो चिल्का है उड़ीसा राज्य में। चिल्का कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में। कई बार सीधा पूछते हैं, पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा राज्य में स्थित है। या पूछ लेते राउरकेला इस्पात कारखाना कहां है? तो ये जो आज स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आज का राज्य उड़ीसा है। और इनकी हम डिटेल से भी अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र और उड़ीसा में है और वो क्षेत्र भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये आपके प्रमुख स्थल हैं, भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, चांदीपुर, चिल्का, तालचर, हीराकुंड डैम या बांध। यहां ध्यान देना बेटा, हीराकुंड डैम तो भारत का सबसे लंबा डैम माना जाता है। और ये हीराकुंड डैम अभी हम पढ़ के आए उड़ीसा की प्रमुख नदियों में, उनमें से हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है? महानदी पर स्थित है। रानीपुर झरिया एक खान है जो मैं आपको आगे बताऊंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। और कोणार्क में विश्व प्रसिद्ध क्या है? सूर्य मंदिर है। और कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ठीक। और जगन्नाथपुरी मानी भगवान कृष्ण की भूमि या भगवान जगन्नाथ की भूमि भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में है। और भारत का प्रमुख लोहा इस्पात कारखाना राउरकेला कहां है? उड़ीसा में स्थित है। इसमें सबसे पहले हम उड़ीसा राज्य में लड़े गए कलिंग युद्ध का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत का एक प्रमुख युद्ध है कलिंग का युद्ध। और कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था? उड़ीसा का। और उड़ीसा राज्य में एक महान युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और उस कलिंग युद्ध हमारे बार बार एग्जाम में आता है, तो उसकी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। कहां? उड़ीसा राज्य में। तो इसीलिए तो मैं आपको बताना चाहता था कि राज्य दर्शन सामान्य ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, और इसमें पॉलिटी भी आ जाती है, और इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है। तो आज हम इतिहास के शुरुआती उड़ीसा राज्य की ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कलिंग का युद्ध। पहला क्या है? कलिंग का युद्ध। देखो कलिंग का युद्ध, कलिंग किस राज्य का पुराना नाम है? उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग नाम है। उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग नाम है। और देखो अशोक, यहां सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कलिंग का युद्ध उड़ीसा राज्य में कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व में। और उड़ीसा में कहां लड़ा गया वो हम सारी डिटेल इसकी पढ़ते हैं। तो देखो अशोक के शिलालेख, तो यहां ध्यान देना बेटा, शिलालेख क्या होते हैं? पत्थर पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। पत्थर पर लिखे गए लेखों को क्या कहते हैं? शिलालेख। और भारत में शिलालेखों का जनक कौन है? अशोक। मौर्य वंश के राजा अशोक को भारत में शिलालेखों का जनक कहा जाता है। और अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है ना, वो है 13वां शिलालेख। मौर्य वंश के राजा या मगध के राजा अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। और अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार उसने अर्थात अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो बेटा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक। मानी ये इस युद्ध की जानकारी हमें खुद अशोक ने दी है।
इस युद्ध की जानकारी हमें खुद किसने दी है? अशोक ने दी है। अशोक ने अपने शिलालेख 13वें में लिखा कि मैंने अपने राज्य के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और ये कलिंग का युद्ध वर्तमान उड़ीसा राज्य के किस स्थान पर लड़ा गया था? धौली नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो उड़ीसा राज्य का धौली नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उड़ीसा राज्य के धौली नामक स्थान पर 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया और कलिंग का युद्ध जीता था अशोक ने। और इस युद्ध के बाद बेटा ध्यान रखना, कलिंग के जीवन का ये अंतिम और निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। और अशोक कलिंग युद्ध के बाद क्या कर लेगा? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेगा। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक क्या कर लेगा? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेगा। और अब उसके बाद इस युद्ध के बाद अपना सारा जीवन सम्राट अशोक महान के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा दिया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक युद्ध जो उड़ीसा राज्य में धौली नामक स्थान पर लड़ा गया, ये कलिंग अशोक के जीवन की अंतिम लड़ाई और निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। ठीक, अब हम इसमें आगे चलते हैं कि कलिंग का युद्ध। ध्यान देना, देखो कलिंग के युद्ध कि जब कलिंग का युद्ध लड़ा जा रहा है कब? 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग के युद्ध के समय कलिंग का अर्थात उड़ीसा का राजा कौन था? अनंत पद्मनाभन था। अनंत पद्मनाभन माने ये युद्ध, ध्यान देना बेटा, कलिंग का युद्ध हुआ किसके बीच? कलिंग का युद्ध हुआ एक तो कलिंग राज्य के बीच या मगध राज्य के बीच। कलिंग और मगध, कलिंग उड़ीसा और मगध वर्तमान बिहार को कहते हैं। मगध का राजा कौन था? अशोक। या मौर्य राजा कौन था? अशोक। और कलिंग का राजा कौन था? अनंत पद्मनाभन कलिंग के राजा थे। इनके बीच धौली नामक स्थान पर यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने आचार्य उपगुप्त, ये पैगुप्त नहीं है, आचार्य उपगुप्त मानी बौद्ध धर्म का एक भिक्षु है। बौद्ध धर्म का क्या है? एक भिक्षु है। और बौद्ध धर्म के भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर और क्या कर लेता है? सम्राट अशोक अहिंसा का मार्ग अपनाकर और कौन सा धर्म ग्रहण कर लेता है? बौद्ध धर्म। तो किस मौर्य राजा ने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म ग्रहण किया? अशोक ने। यह क्वेश्चन बनेगा, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और यह क्वेश्चन बन सकता है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तो उसका नाम है उपगुप्त के द्वारा। और कई बुकों में आपको मिलेगा निग्रोध नामक साधु के द्वारा अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ अपना कलिंग का जो युद्ध हुआ। और कलिंग का युद्ध लड़ा गया उड़ीसा राज्य में 261 ईसा पूर्व में, जो भारत के एक महानतम युद्धों में ये शामिल है। अब कलिंग के पश्चात हम पढ़ते हैं उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। माने उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे संबंधित आ सकते हैं, या उड़ीसा का भुवनेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो देखो वर्तमान उड़ीसा राज्य की राजधानी कौन सी है? वर्तमान उड़ीसा की, देखो जब यहां ध्यान देना बेटा, मुगल काल में उड़ीसा की राजधानी थी कटक। मुगल काल में उड़ीसा की राजधानी कौन सी थी? कटक थी। या अकबर ने उड़ीसा की राजधानी किसको रखी थी? कटक को रखी थी। परंतु 26 जनवरी 1950 को गठित उड़ीसा राज्य की वर्तमान राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य की वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर। और उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर शहर कौन सी नदी के तट पर है? उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर शहर दया नदी के तट पर है। और भुवनेश्वर शहर को पूर्वी भारत का आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। तो बेटा ये ध्यान जरूर रखना है कि पूर्वी भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो पूर्वी भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है भुवनेश्वर को। तो उड़ीसा की राजधानी, जैसे बेटा आपको मैं यहां ध्यान दूं कि भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की वित्तीय राजधानी बंबई। तो बेटा जो भारत की वित्तीय राजधानी बंबई है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। जैसे भारत की अंतरिक्ष की राजधानी बेंगलोर है, तो बेंगलोर कर्नाटक राज्य की भी राजधानी है। वैसे उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर पूर्वी भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक राजधानी भी कहा
जाता है, जो दया नदी के तट पर है। जो कौन सी नदी के तट पर है? दया नदी के तट पर स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर को, माने उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में मंदिरों की क्या है? अधिकता है कि पूर्वी भारत में सर्वाधिक मंदिर किस शहर में है? पूर्वी भारत में सर्वाधिक मंदिर भुवनेश्वर शहर में है। इसलिए पूर्वी भारत के भुवनेश्वर शहर में सर्वाधिक मंदिर होने के कारण उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को पूर्व का काशी कहा जाता है। पूर्व का क्या कहते हैं? काशी। तो पूर्व का काशी किस शहर को कहते हैं? भुवनेश्वर शहर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? मंदिरों की अधिकता के कारण। तो भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक मंदिर किस शहर में है? पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर में है। और भुवनेश्वर शहर को मंदिरों की अधिकता के कारण इससे पूर्व का क्या कहते हैं? काशी कहते हैं। और अशोक के काल में भुवनेश्वर भारत का एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था। तो देखो, अभी अशोक ने क्या लड़ा? यहीं पर कलिंग का युद्ध लड़ा, और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने इसको जीता, और जीतकर कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो अशोक ने अपने जीते हुए सभी स्थलों को कौन से स्थलों में तब्दील कर दिया? बौद्ध स्थलों में क्या कर दिया था? तब्दील। और अब भुवनेश्वर शहर में क्या है? राजा और रानी का मंदिर स्थित है, जिसे इंद्र सवार मंदिर या प्रेम का मंदिर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, प्रेम का मंदिर कहां स्थित है? प्रेम का मंदिर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर में। और भुवनेश्वर शहर को मंदिरों का या घंटियों का शहर भी कहा जाता है। मानी भुवनेश्वर शहर को ही पूर्व की काशी कहते हैं, भुवनेश्वर शहर को ही बौद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, और भुवनेश्वर शहर को ही मंदिरों व घंटियों का शहर कहते हैं। और वैसे बेटा, घंटी को कहते हैं झालरा। तो यहां ध्यान देना, इसी कारण राजस्थान के झालावाड़ जिले के मंदिरों वाले या घंटियों वाले शहर को झालरा पाटन कहते हैं, क्योंकि घंटियों को क्या कहा जाता है? झालरा कहते हैं। इसी झालरा नाम से या घंटियों के नाम से राजस्थान की भी एक शहर का नाम पड़ा, झालरा पाटन नाम पड़ा था। तो भुवनेश्वर शहर को मंदिरों व घंटियों का शहर, प्रेम के मंदिरों का शहर, पूर्व की काशी के नाम से भी इससे जाना जाता है। और ये उड़ीसा राज्य की राजधानी है, जो कौन सी नदी के तट पर है? जो दया नदी के तट पर है। ये तो वह उड़ीसा राज्य की राजधानी का प्रमुख विवरण, जिससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। अब देखो, हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे, लिंगराज का मंदिर। लिंगराज का, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। मत देखो एक बार तो या तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा, लिंगराज का मंदिर कहां स्थित है? तो लिंगराज का मंदिर है उड़ीसा में। लिंगराज का मंदिर कहां है? उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज का मंदिर। और लिंगराज का मंदिर है उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में। और ये लिंगराज का मंदिर त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। किसको समर्पित है? त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। और विश्व प्रसिद्ध लिंगराज का मंदिर कहां है? उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में स्थित है। अब उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित या भगवान शिव के त्रिभुवनेश्वर रूप को समर्पित इस लिंगराज मंदिर का निर्माण 617 से 657 ईस्वी के मध्य ललाटेडु केसरी ने करवाया था। मानी लिंगराज मंदिर का निर्माता कौन है? ललाटेडु केसरी वंश का राजा है। कौन से वंश का राजा है? केसरी वंश के राजा ललाटेडु केसरी ने इस विश्व प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखना आगे, लिंगराज मंदिर को ध्यान देना बेटा। ये देखो, लिंगराज मंदिर के चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये इस लिंगराज मंदिर को वर्तमान स्वरूप, लिंगराज मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? ये सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने दिया था। अर्थात केसरी वंश के राजा जजाति केसरी ने भुवनेश्वर शहर में स्थित लिंगराज मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। और अब इसको वर्तमान स्वरूप दिया, उसके बाद में भी इस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि किसके द्वारा लिंगराज मंदिर को ध्वस्त किया गया था। तो देखो, केसरी वंश को ही क्या कहते हैं? सोमवंशी कहते हैं। और केसरी वंश के राजा थे जजाति केसरी ने लिंगराज मंदिर
को अपना वर्तमान स्वरूप प्रदान किया और निर्माता केसरी वंश का ही राजा है ललाटेडु केसरी। और भगवान शिव के हरिहास रूप को देखो, भगवान विष्णु के भी कई रूप हैं और भगवान शिव के भी कई रूप हैं, तो ये भगवान शिव के कौन से रूप को समर्पित है? हरिहास रूप को समर्पित है। और हरिहास रूप को समर्पित ये जो लिंगराज का मंदिर है, ये कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। ये बेटा हमें जरूर ध्यान में रखना है कि ये मंदिरों की शैलियां बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर कौन सी शैली में बना है? नागर शैली में। पर ध्यान देना है, मंदिर बना है नागर शैली में और मूर्तियां उकेरी गई है कौन सी शैली में? खजुराहो शैली में। मानी मंदिर जो बना है ना, वो तो नागर शैली में है और मूर्तियां जो उकेरी गई है वो कौन सी शैली में है? खजुराहो शैली में इसकी मूर्तियां उकेरी गई है। और खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को पूर्व की काशी, मंदिरों का शहर, घंटियों का शहर कहा जाता है। और उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में कौन सा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है? लिंगराज का मंदिर है। तो देखो ये लिंगराज का जो मंदिर है ना, ये कौन सी शैली में बना है? ये नागर शैली में बना है। परंतु देखो इस पर ये जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, इस पर जो ये मूर्तियां उकेरी गई है ना, ये मूर्तियां कौन सी शैली में उकेरी गई हैं? ये मूर्तियां खजुराहो शैली में उकेरी गई हैं। तो यहां क्वेश्चन बन सकता है कौन सा मंदिर है जिसमें दोनों शैलियों का मिश्रण मिलता है, नागर शैली और खजुराहो शैली? वो है लिंगराज का मंदिर। ठीक है, तो अपने यहां देखना है विश्व प्रसिद्ध लिंगराज का मंदिर कहां है? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में कौन से शहर में है? भुवनेश्वर शहर। और भुवनेश्वर शहर है दया नदी के तट पर। और उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में विश्व प्रसिद्ध लिंगराज का मंदिर है, जिसको वर्तमान स्वरूप केसरी वंश के राजा जजाति केसरी ने दिया था। अब देखो इस मंदिर को ध्वस्त भी कर दिया जाता है। इस मंदिर को क्या कर दिया जाता है? ध्वस्त भी कर दिया जाता है। और मैं आपको वो बता देता हूं, इस लिंगराज के मंदिर को ध्वस्त करने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था, वो था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। आगे हम इसमें चलते हैं चांदीपुर रेंज में। आगे उड़ीसा राज्य का प्रमुख स्थल आता है चांदीपुर फायरिंग रेंज। ये बहुत ही, जैसे बेटा क्वेश्चन आता है पोखरण फायरिंग रेंज कहां है, तो पोखरण फायरिंग रेंज है जैसलमेर में। और ये जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज विश्व की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज मानी जाती है, या विश्व का सबसे बड़ा युद्ध प्रशिक्षण स्थल माना जाता है। उसी प्रकार चांदीपुर जो स्थल है, या चांदीपुर प्रेक्षापण स्थल है, या चांदीपुर प्रेक्षण स्थल है, वो कहां है? उड़ीसा में। अब देखो ये स्थल क्यों बनाए जाते हैं और क्या काम में आते हैं, इनसे हमारी क्या उपयोगिता है, वो भी मैं आपको यहां बताऊंगा। तो देखो भारतीय सेना क्या करती है? भारतीय सेना अपनी मिसाइलों का परीक्षण करती है। भारतीय सेना के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं। अब देखो जब मिसाइलों की टेस्टिंग या परीक्षण किया जाता है, तो उनके लिए खाली जगह है या मानव रहित जगह होना अति आवश्यक है, वरना बड़ी जनहानि या मानहानि हो सकती है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके फायरिंग रेंज में तब्दील किया जाता है जो मनुष्य रिक्त होती है। तो उड़ीसा राज्य क्या है? समुद्र के तट पर है। और उड़ीसा राज्य में जो प्रक्षेपण स्थल या परीक्षण स्थल बनाया गया है मिसाइलों का, वो चांदीपुर में बनाया गया है। तो यहां देखना, देखो चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र उड़ीसा के कौन से जिले में है? बालासोर जिले में है। यहां ध्यान देना है कि चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर से क्या किया जाता है? मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और भारत के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं। अग्नि नाम की मिसाइल के भी 5 वेरिएंट हैं, जैसे अग्नि मिसाइल का नाम है, नाग मिसाइल का नाम है, पृथ्वी मिसाइल का नाम है। ऐसे बहुत सारी मिसाइलें भारतीय सेना के पास हैं। और इन मिसाइलों का जो परीक्षण केंद्र है उसका नाम क्या है? चांदीपुर। और चांदीपुर उड़ीसा राज्य के कौन से जिले में है? बालासोर जिले में है, जिसकी स्क्रीन पे चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि सेना के ट्रक से मिसाइल दागी जा रही है, अर्थात उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो ये चांदीपुर फायरिंग रेंज है। और देखो इसमें चांदीपुर ओएनसी सीमानी सागर में है। चांदीपुर भारतीय थल सेना की
क्या है ये? भारतीय थल सेना की एकीकृत प्रशिक्षण रेंज है। इस रेंज से पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूर्य जैसी कई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण हो चुका है। मानिए आपको लोकल में मैं समझाऊं या देसी भाषा में बोलूं तो अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, नाग जैसी मिसाइलों का परीक्षण कहां किया गया है? चांदीपुर में। ये बनाई बेटा अलग अलग जगह पर जाती है, परंतु इन मिसाइलों का परीक्षण कहां किया जाता है या टेस्टिंग चांदीपुर फायरिंग रेंज में की जाती है, जिसमें भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है अग्नि मिसाइल। और भारत का जो मिसाइल मैन कहा जाता है वो कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। और इन मिसाइलों का परीक्षण कहां किया जाता है? चांदीपुर प्रेक्षापात्रों में किया जाता है, जिसमें नाग तो एक एंटीटेक मिसाइल है। नाग तो क्या है? एक एंटीटेक मिसाइल है। आगे हम चलते हैं। चांदीपुर के पास ही बंगाल की खाड़ी में महानदी और ब्राह्मणी के मुहाने पर, मानी बंगाल की खाड़ी, नदियां खाड़ी में या सागर में गिरने से पहले या तो डेल्टा बनाती है या एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो उड़ीसा राज्य में महानदी और ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो मुहाना बनाती है, उसी मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है? व्हीलर द्वीप। उसी मुहाने पर कौन सा एक द्वीप है? व्हीलर द्वीप। और उसी व्हीलर द्वीप से भी इन मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है और समुद्र में उनको छोड़ा जाता है, क्योंकि समुद्र मनुष्य या मानव रिक्त होते हैं। और इस उड़ीसा, तो क्वेश्चन बनेगा बेटा व्हीलर द्वीप कहां स्थित है? और व्हीलर द्वीप उड़ीसा राज्य में है। अब यही द्वीप बार बार एग्जाम में क्यों आता है? क्योंकि उड़ीसा राज्य का व्हीलर द्वीप भारत का एक सामरिक महत्व का द्वीप माना जाता है। और इसी द्वीप पर क्या किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम की एक कर्म भूमि रही है। एपीजे अब्दुल कलाम की क्या रही है? कर्म भूमि। जो मैंने आपको अभी बताया, भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, अर्थात भारत के महानतम वैज्ञानिक श्री एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर उड़ीसा राज्य के व्हीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन क्या बनेंगे? चांदीपुर प्रेक्षापात्र स्थल या चांदीपुर फायरिंग रेंज कहां स्थित है? उड़ीसा में। या भारतीय मिसाइलों का परीक्षण कहां होता है? भारतीय मिसाइलों का परीक्षण चांदीपुर ओएनसी फायरिंग रेंज में होता है, जो उड़ीसा में है। और चांदीपुर के पास ही है, दो नदियों के मुहाने पर, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप किसकी कर्म भूमि है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कर्म भूमि है, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन और जिन्हें भारत का अग्निपुत्र भी कहा जाता है। और इन महानतम एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखो उड़ीसा राज्य में, अब आगे चलते हैं हमें उड़ीसा राज्य में। अब देखो उड़ीसा राज्य में अगला आता है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य आता है ओडिसी। अब मैं आपको सबसे पहले यहां आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। देखो, शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जो ग्रंथों में लिखे गए नियमों के या संस्कृत के व्याकरण के अनुसार किए जाते हैं, वो तो कहलाते हैं शास्त्रीय नृत्य। और एक होते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। लोक नृत्यों में केवल समाज का बंधन होता है, परंतु शास्त्रीय नृत्य शास्त्रों में लिखे गए नियमों के अनुसार ही किए जाते हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ध्यान देना बेटा, वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से उड़ीसा राज्य के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? ओडिसी नाम है। मैं यहां आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। देखो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। देखो भारत के पास 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य तो है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहां का है? तमिलनाडु का है। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय
नृत्य है। और तीसरा शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। कथकली कहां का है? केरल का। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी कहां का है? केरल का। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी केरल का है। 4 हो गए। 5वां शास्त्रीय नृत्य ओडिसी कहां का है? उड़ीसा का। और 6ठा शास्त्रीय नृत्य है सत्रिय शास्त्रीय नृत्य, जो असम का है। 7वां शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का, जिसका नाम है मणिपुरी। और 8वां और अंतिम शास्त्रीय नृत्य है कथक, और कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का। कथक शास्त्रीय नृत्य कहां का है? उत्तर भारत का है। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहां का है? तमिलनाडु राज्य का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? जो शास्त्रों में लिखे गए नियमों के अनुसार किए जाते हैं। अब देखो हम इसमें उड़ीसा राज्य के शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें पढ़ते हैं। देखो इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले तो हमें वो ध्यान में रखने कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो यही सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 राज्यों के नाम दे देंगे और उनके आगे उनके शास्त्रीय नृत्य लिख देंगे कि कौन सा जोड़ा सुमेलित है या नहीं है। या क्वेश्चन पूछ लेंगे इन शास्त्रीय नृत्यों की विशेषताएं। जैसे आज हम कौन से शास्त्रीय नृत्य की विशेषता पढ़ेंगे? केवल उड़ीसा की, क्योंकि आज का अपना राज्य कौन सा है? उड़ीसा। तो जो राज्य जिसमें पढ़ेंगे उनमें ये सभी शास्त्रीय नृत्य अपने बार बार रिपीट होंगे। तो बेटा राज्य दर्शन सामान्य ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें चीजें होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है। अब देखो मैं आपको यहां बता दूं, आज हम केवल उड़ीसा राज्य के शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन करेंगे, परंतु जब हम तमिलनाडु राज्य पढ़ेंगे तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, उस समय हम उड़ीसा को भी रिपीट करेंगे। तो उड़ीसा, भारत के पास कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें से उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? ओडिसी। और उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य का पुनर्विस्तारक केलुचरण महामात्र को माना जाता है। कि उड़ीसा राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका जनक किसे माना जाता है? उसका जनक माना जाता है केलुचरण महापात्र को, इसका माना जाता है। और उड़ीसा नृत्य का जन्म देवदासियों के द्वारा माना जाता है। उड़ीसा राज्य का जन्म किसके द्वारा हुआ? देवदासियों के द्वारा हुआ था। ये मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि देवदासियां क्या होती थी या किन महिलाओं को देवदासियां कहते थे। उड़ीसा नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि भारत के प्राचीनतम लेख कौन से हैं? शिलालेख। और शिलालेख जारी करवाया अशोक ने। और उड़ीसा राज्य के ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किसमें मिलता है? शिलालेखों में। और उड़ीसा राज्य के हाथी गुम्फा अभिलेख में, उड़ीसा राज्य के कौन से अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख भी मिलता है। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को ये समर्पित माना जाता है। और इसके छंद मानी उड़ीसा राज्य के जो छंद हैं वो गीत गोविंदम से लिए गए हैं। मानिए गीत गोविंदम ग्रंथ के अनुसार या उसके छंदों के अनुसार ये नृत्य किया जाता है। और जिस नृत्य का जन्म हुआ था देवदासियों के समय, और इसको पुनर्विस्तारक किया था केलुचरण महामात्र ने। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? रंजना गोहार है। तो बेटा यहां ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि रंजना गोहार का संबंध किस नृत्य से है? तो रंजना गोहार का संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब इसमें आगे हम देखते हैं, चौक, त्रिभंग, दर्पणी, भंगी, हस्ता, प्रदीप व वीर उड़ीसा की नृत्य शैलियां। तो बेटा ये बड़ी एग्जामों का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है? तो चौक, त्रिभंग, दर्पणी, भंगी, हस्ता, प्रदीप, वीर आदि क्या है? ये उड़ीसा राज्य की शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी की नृत्य शैलियां हैं। तो आज की अपनी क्लास में इतना ही। बाकी का राज्य दर्शन सामान्य ज्ञान या आगे इसकी बची हुई चीजें हैं, जैसे हम आपको बता दूं हीराकुंड बांध है, पारादीप बंदरगाह है, इनका विवरण, नंदन कानन नेशनल पार्क जो सफेद चित्तों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, इन चीजों का। फिर उड़ीसा राज्य
का गोवर्धन मठ या गोवर्धन पीठ, और ये उड़ीसा राज्य की मुगल काल की राजधानी कटक, जिसमें जन्म होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इनका विवरण हम आगे डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई हो तो इससे लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ में इनके स्क्रीनशॉट लेते रहें और इनके नोट्स बनाएं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि राज्य दर्शन सामान्य ज्ञान आपके लिए वरदान साबित होगा।